20 लाख पुलिस वाले, 21,000 से ज्यादा सस्पेक्ट, 40,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट के सैंपल, 65-70 डीएनए के सैंपल, 180 हेयर सैंपल और 34 साल। साउथ कोरिया के इतिहास का एक ऐसा केस जिसने पुलिस से लेकर वहां के आम लोगों की सालों तक की नींद उड़ा रखी थी। मीडिया में कवरेज हुई, अखबार में खबरें छपी, फिल्म तक बन गई, लेकिन 34 साल तक कातिल की परछाई तक को भी कोई पहचान न सका। एक इंसान अपनी हवस के लिए कितना खूंखार हो सकता है, उस बात का शानदार नमूना है ये केस। शायद ही दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई इन्वेस्टिगेशन रहा होगा जिसमें अलग अलग वक्त पर इतने सारे पुलिस वाले और इतने सारे सस्पेक्ट शामिल हो। साउथ कोरिया का ये केस सीरियल किलिंग के पैटर्न को समझने के लिए ऐसी मिसाल बन गई जिसे वहां की एकेडमी तक में पढ़ाया जाने लगा। ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देने के साथ साथ इस बात पर भी सवाल उठाने को मजबूर कर देगी कि क्या हमें इंसाफ दिलाने के लिए बनाए गए कानून के नियम सच में इंसाफ दिलाने के काबिल है भी या नहीं। दोस्तों, ये कहानी है बेरहमी की, ये कहानी है नाइंसाफी की, ये कहानी है कातिल के सातिर दिमाग की, ये कहानी है कोरिया के ज़ोडिएक किलर की। साउथ कोरिया के काफी शांत माने जाने वाले होसेंग शहर में 20 सितंबर 1986 को 71 साल की एक महिला ली वॉन की बेहद बुरी हालत में लाश मिलती है। 4 दिन पहले ली वॉन अपनी बेटी को ड्रॉप करने के लिए गई थी, जिसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। लाश के पोस्टमार्टम में यह पता चला कि उस महिला के साथ रेप करने के बाद उसका गला घोटकर मारा गया है। पुलिस इस मर्डर की तहकीकात कर ही रही थी कि ठीक इसी बीच एक महीने बाद यानी अक्टूबर में 20 साल की एक लड़की जिसका नाम पार्टसूस था, उसकी लाश भी बिल्कुल वैसी ही हालत में मिलती है। ये लड़की भी 3 दिनों से गायब थी और इसके पोस्टमार्टम में भी वही बातें सामने आई जो पहले कत्ल में आई थी। दूसरे मर्डर के बाद पुलिस और सतर्क हो गई और अपनी तहकीकात को भी तेज कर दिया, लेकिन अभी तक दोनों मर्डर्स के बीच किसी तरह का कनेक्शन होने का अंदेशा पुलिस को नहीं लगा था। अब इसके अगले 5 महीने तक जब अगला कोई मर्डर नहीं हुआ तो पुलिस को लगा कि शायद पहले इन दोनों मर्डर्स के बीच 1 महीने का अंतर होना महज एक इत्तेफाक था। लेकिन फिर 23 अप्रैल 1987 को होसेंग शहर में तहलका मच गया जब तीसरी लड़की वोंग जंग की लाश मिली। एक बार फिर से इस लड़की के साथ वही सलूक हुआ था जो पहली दोनों लड़कियों के साथ हुआ था। इस लड़की की लापता होने की रिपोर्ट दिसंबर के महीने में शहर के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। तीसरी कत्ल के बाद तो पुलिस को अंदाजा हो गया था कि इन 3 कत्ल का होना कोई इत्तेफाक नहीं है और ये कोई बड़े अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर अफसोस, पुलिस उस अनहोनी को रोक नहीं पाई और एक एक करके लगातार ही 13 कत्ल होसेंग के शहर में हो गए। शहर के लोगों में इस खबर को सुनकर दहशत की ऐसी लहर दौड़ गई थी जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। हर दिन अखबार में खबरें छप रही थी जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की भारी बेइज्जती हुई और उन पे कोई ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ता गया। इस दबाव के बीच जब पुलिस की टीम इन सारे मर्डर्स के बीच कोई कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें कुछ अहम बातें पता चली। पहली बात यह थी कि अगर पहला मर्डर छोड़ दे जो 6 बजे हुआ था, उसके अलावा बाकी जितने भी मर्डर्स हुए थे वो शाम 7 से रात 11 बजे के बीच हुए थे। दूसरी बात यह पता चली कि 13 के 13 मर्डर्स होसेंग शहर के मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में ही हुए थे। इस बात को पुलिस ने अपनी तहकीकात की सबसे अहम लीड बनाया। तीसरी अजीब चीज ये थी कि सारी शिकार बनी लड़कियों ने अपने गायब होने वाले दिन लाल रंग के कपड़े पहने थे और इत्तेफाक से सभी के गायब होने वाले दिन बारिश भी हो रही थी। इन बातों से यह साफ था कि जो भी कातिल है वो शाम के समय लाल रंग के कपड़े पहनी लड़कियों को उस 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही अपना शिकार बनाता है। अब कातिल को पकड़ने के लिए शहर के पुलिस डिपार्टमेंट ने शहर में जितनी भी लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी उन्हें लाल कपड़े पहनाकर शहर के सड़कों पर उतार दिया और सबसे ज्यादा तैनाती उस 6 किलोमीटर के दायरे में की गई। उनको उम्मीद थी कि अगर वो सीरियल किलर इस शहर में अभी भी है तो वो जरूर किसी न किसी ऑफिसर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान एक चीज ऐसी हुई जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए और वो था एक और मर्डर। पर असली चौंकाने वाली बात यह थी
कि पहली बार मर्डर 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर हुआ था। पुलिस की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ तो उनका ऑपरेशन नाकामयाब हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ अब इस 6 किलोमीटर के दायरे का पैटर्न भी गलत साबित हो गया। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने यह डिसीजन लिया कि वो इस ऑपरेशन को अब पूरे शहर में चलाएंगे और उस 6 किलोमीटर के अंदर अपनी तैनाती को ज्यादा मजबूत कर देंगे ताकि कातिल को बचने का कोई मौका ना मिल सके। अब हालत ये थी कि उस 6 किलोमीटर के दायरे का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में था। भेष बदलकर 24 घंटे पुलिस वाले वहां घूमते रहते थे। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ इस बात पर टिका था कि जो भी सीरियल किलर है वो फिर से अपना शिकार ढूंढने शहर में निकलेगा। पर अफसोस, ये पुलिस का अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ और हौसिंग शहर में दोबारा कोई वारदात नहीं हुई। कई महीने बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने ऑपरेशन बंद तो कर दिया, पर किलर की तलाश अभी भी जारी थी। पुलिस ने अपने डेटाबेस में उन सब लड़कों की लिस्ट बना रखी थी जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। इसी तलाश में साल 1989 में एक 22 साल के लड़के यून सॉन की गिरफ्तारी होती है और उसके खिलाफ सबूत ये था कि उस लड़के के हेड सैंपल मरने वाली 8वीं लड़की के शरीर के पास से मिले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार यून सॉन के बाल का सैंपल बॉडी के पास मिले सैंपल से 40% मैच हो रहा था। 40% मैचिंग को कोई बहुत ही पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है, पर कोरियन पुलिस ने जल्दबाजी और दबाव में यूनसॉन को गिरफ्तार करके उससे गुनाह कबूल करवा लिया। मामला जब कोर्ट में गया तो यूनसॉन को उम्मीद थी कि उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा और कोर्ट ने भी पुलिस के द्वारा पेश किए हुए सबूतों को सही मानकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी और साथ साथ कहा कि 20 साल जेल में काटने के बाद ही यूनसॉन पेरोल के लिए अर्जी दे सकता है। लोअर कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद यूनसॉन ने हाई कोर्ट में भी अपील की, पर वहां भी उसकी सजा को बरकरार रखा गया। 20 साल पूरे जेल में काटने के बाद 2009 में यूनसॉन को पेरोल पर जेल से बाहर आने की इजाजत मिली। इधर जब यूनसॉन अपनी जेल में सजा काट रहा था तो उधर हौसिंग पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग अभी भी केस को क्लोज नहीं मान पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस केस का कोई ऐसा पहलू जरूर है जो अभी तक उनके सामने नहीं आया है और इसी कारण इस केस से जुड़े सारे सबूतों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखा गया था। शायद पुलिस वालों को यह अंदाजा था कि इन सबूतों की आगे जरूरत पड़ सकती है। धीरे धीरे हौसिंग सीरियल किलिंग का केस इतना मशहूर हो गया कि कोरिया के हर पुलिस एकेडमी में इस केस पर चर्चा होने लगी और हर यंग ऑफिसर को इसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर की इस केस में दिलचस्पी बहुत बढ़ती गई और एकेडमी में पढ़ने के बाद अपनी पोस्टिंग के दौरान भी उसने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू रखा। उस ऑफिसर ने कोरिया की हरेक जेलों में रेप और मर्डर के क्राइम के लिए सजा काट रहे कैदियों की हिस्ट्री को जब पढ़ना शुरू किया तो कुछ ही समय पढ़ने के बाद उसे एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम ली चुन जे था। ली चुन हौसिंग शहर का ही रहने वाला था और उसकी कहानी ये थी कि कोरियन आर्मी में अपनी मैंडेटरी सर्विस देने के बाद वो हौसिंग वापस लौट आया और वहीं की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा और आर्मी से आने के बाद उसने शादी भी कर ली थी। इसी बीच 26 सितंबर 1989 को शहर के एक घर में लूटपाट की कोशिश होती है और घर के ओनर पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ली चुन ही था। पुलिस ने ली को पकड़कर जब कोर्ट में पेश किया तो उसे 2 साल की सजा हुई, लेकिन री अपील करने के बाद कोर्ट उसकी सजा को कम कर देती है और वो कुछ ही महीनों में जेल से बाहर आ जाता है। पर जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और वो अकेला हो गया था। अकेले होने के कारण जेल से आने के बाद भी वो छोटे मोटे गैर कानूनी धंधे करने चालू रखता है। 3 साल बाद 1994 में एक बार हौसिंग शहर में ली की मुलाकात उसकी पत्नी की बहन से होती है। अपनी साली से मिलकर उसकी नीयत खराब हो गई और ली ने बहला फुसलाकर पहले तो उसे ड्रग्स दिया
और फिर उस लड़की के साथ रेप करके उसे मार दिया और लाश को दूर एक टनल में फेंक दिया। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने के बाद उसके पापा यानी ली के ससुर ने ली चुन को कांटेक्ट किया और फिर दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए। पुलिस को शुरुआत में तो कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे वो असली मुजरिम की तरफ पहुंच गए और 18 दिन बाद ली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब ली पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस गुनाह के लिए ली चुन को उम्र कैद की सजा सुनाई और 20 साल के बाद उसे पेरोल के लिए अपील करने की इजाजत दी। 1995 में जब ली को सजा हुई तो ठीक उसके 24 साल बाद यानी 2019 में उस पुलिस ऑफिसर को कड़ियां जोड़ते जोड़ते ली के बारे में पता चला और जब ली के डीएनए सैंपल्स को 34 साल पहले हुई सीरियल किलिंग्स के दौरान मिले सैंपल से मैच किया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल 14 में से 5 मर्डर के सैंपल 100% मैच हो रहे थे। फिर जब उसने अपने सीनियर ऑफिसर को ये बात बताई तो वो सब हैरान होने के साथ साथ बहुत ही परेशान भी हो चुके थे, क्योंकि एक तो वो पहले से ही इस केस में यूनसन नाम के व्यक्ति को 20 साल की सजा दिलवा चुके थे और दूसरी बात ये थी कि कोरिया के लॉ के मुताबिक किसी भी केस के क्लोज होने के 15 साल बाद उस केस से जुड़ी कोई भी नई कार्रवाई नहीं हो सकती है और होसेंग केस के तो वैसे भी 24 साल बीत चुके थे। सीनियर्स ने उस ऑफिसर को समझाया कि अब इस केस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं माना और वो ली चुन से मिलने जेल पहुंच गया। पुलिस ऑफिसर ने ली चुन से करीब 7 बार मुलाकात की। पहली 4 मुलाकातों में तो ली ने कोई भी इल्जाम को नहीं माना, पर उस ऑफिसर के साथ हुई 5वीं मुलाकात में ली ने आखिरकार ये कबूल कर लिया कि होसेंग के सारे 14 सीरियल किलिंग्स के पीछे उसी का हाथ था। उसने बताया कि जब वो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में था तब वहां के सीनियर्स उसे बहुत परेशान किया करते थे। आर्मी का काम भी ली को बिल्कुल पसंद नहीं था और आर्मी सर्विस के कारण ही ली और उसकी पत्नी का रिश्ता खराब हो गया था। इन सब कारणों ने मिलकर उसके दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन भर दी कि वो बिल्कुल साइको हो गया और अपने दिमाग पर उसने कंट्रोल खो दिया। ली के जुर्मों की गिनती सिर्फ 14 मर्डर्स तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि उसने 30 लड़कियों के साथ रेप भी किया था, जो बात कभी पुलिस को पता नहीं चली। कुछ समय बाद पता नहीं कैसे ये बात मीडिया में लीक हो गई कि होसेंग का असली सीरियल किलर मिल चुका है और इस खबर को सुनते ही यूनसॉन, जो पेरोल पर जेल से बाहर था, वो कोर्ट पहुंचता है और अपील करता है कि उसे तुरंत ही बाइज्जत बरी किया जाए। ली की भी कोर्ट में पेशी होती है और वो सबके सामने एक बार फिर से अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। इस कबूलनामे के बाद कोर्ट यूनसन पर लगे सारे इल्जाम हटाकर उसे बेकसूर मान लेती है और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन्होंने यूनसन को पकड़ा था उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सुनाती है। यूनसन तो जेल से बाहर आ गया, पर उन 14 कत्ल के असली गुनहगार को पुलिस एक भी दिन की सजा दिलवाने में नाकामयाब रही। बाद में पुलिस ने यह भी बताया कि दरअसल ली को कानून की अच्छी जानकारी थी और जब वो पुलिस ऑफिसर जेल में मिलने आता है तब ली को यह बात पता थी कि अगर वो अपना गुनाह मान भी लिया तो भी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए उसने मर्डर ही नहीं बल्कि रेप की भी बात को कबूल कर लिया। इस कहानी पर ऑस्कर जीत चुके डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने एक फिल्म बनाई है जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी। उस मूवी का नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर। अगर दोस्तों आपको कभी समय मिले तो उस मूवी को जरूर देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके टेलवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।